हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे BHIC 131 BHIC 131 के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये, आप जानते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है। आइए उसको देखते हैं, और साथ में मेरे पास कुछ सैम्पल पेपर है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, मैं उसको भी दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा भी। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, 10 से 15 या 20 मिनट के इतना ही से वीडियो होगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये यूनिट फर्स्ट में जो है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों और स्रोतों का सर्वेक्षण, इसमें जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोतों का किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले पुरातात्विक स्रोतों का विवेचन कीजिए। हाँ, और चौथा क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत के रूप में प्राचीन भारतीय साहित्य ग्रंथों का मूल्यांकन कीजिए। और 5 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय इतिहास के अध्ययन में विदेशियों के वृत्तांतों के महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट यूनिट के थे जो इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे आइए सेकेंड यूनिट में देखते हैं। पहला है यहाँ पे, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, दोनों ये इसमें क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, शहरी विशेषताएं क्या, इसके नगर नियोजन क्या है, अर्थव्यवस्था और इसके समाज और धर्म का पतन। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन में, ये जो हड़प्पा सभ्यता ये यूनिट है। ठीक है, और इसी के बारे में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज तथा विकास पर प्रकाश डालिए, या हड़प्पा सभ्यता के पूर्ववर्ती इतिहास एवं भौगोलिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है इसी यूनिट का, आरंभिक हड़प्पा काल के अभ्युदय के कुछ समय पहले की कुछ बस्तियों की समीक्षा कीजिए, है ना। इस तरीके से आप, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक है टॉप पॉइंट, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बाकी ये सारे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता के फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख कीजिए। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको बताया। और एक यहाँ पे जो है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत धर्म एवं धार्मिक रीतियों के स्वरूप की विवेचना कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। आइए अब यूनिट 4 में देखते हैं कि गैर हड़प्पाई नवपाषाण यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। ठीक है, इसमें गिरवे चरित्र बर्तनों की संस्कृति का उल्लेख कीजिए। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए इसमें दूसरा देखते हैं। इसमें उत्तरी काले पॉलिश वाली मृद भांड संस्कृति पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा और आप इसका आंसर भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, नवपाषाण युगीन धरातल की उपलब्धियाँ क्या थीं। ठीक, आगे इसमें दिया गया है यूनिट 5 में क्वेश्चन है आपका, वैदिक साहित्य में प्रतिबंध समाज राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था और धर्म, ये यूनिट 5 का टाइटल है। इसमें जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, आर्य कौन थे और इनके मूल निवास स्थान के संबंध में प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और इसमें एक है, आर्यों का आक्रमण एक कल्पना मात्र थी या वास्तविकता, ये स्पष्ट कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये आप देख लेंगे। ठीक है,
आइए इसी तरीके से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन जो जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो यूनिट 5 का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बताया। यूनिट 6 में देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जनपद की उत्पत्ति पर टिप्पणी कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और 16 महाजनपदों का विवेचन कीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। गणराज्यों के विधान एवं प्रशासन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बुद्धकालीन गणतांत्रिक राज्यों का उल्लेख कीजिए। अब यूनिट 7 में जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सिकंदर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों का उल्लेख कीजिए। और दूसरा, भारत पर फारस यानी कि ईरान संबंधों के परिणामों की चर्चा कीजिए। और इस तरीके से आपने देखा, और भारत पर सिकंदर के आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए यूनिट 8 में देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संक्षेप में उन कारणों की चर्चा करें जो बौद्ध और जैन धर्मों के उदय के कारण बने, ठीक है। अभी मैं ये क्वेश्चन सिर्फ बता रहा हूँ, इसके आगे मेरे पास कुछ सैम्पल पेपर है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। आइए इसमें दिया गया, गौतम बुद्ध कौन थे, गौतम बुद्ध कौन थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे की, ठीक है। गौतम बुद्ध के क्या उपदेश थे, ठीक है। हनयान और महायान क्या है ये देख लीजिएगा आप, और ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैन धर्म की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए और महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। जैन धर्म का विकास किस प्रकार हुआ। बस जैन धर्म से कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो जो इसमें जितना मैंने बताया क्वेश्चन, उसी का आंसर उसमें लिख दीजिएगा, और थोड़ा सा अलग से इसी के बारे में लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा और नंबर आपका मिल जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए यूनिट 9 में जो दिया गया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मगध की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, साम्राज्य से क्या तात्पर्य है, मगध साम्राज्य के संदर्भ में साम्राज्य की धारणा को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो और इम्पोर्टेंट है, अशोक मौर्य के आरंभिक जीवन की प्रासंगिक घटनाओं और कलिंग युद्ध और उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर चर्चा कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा यूनिट 8 का, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको भी एक देख लीजिए। जैसे मौर्यकालीन शहरी अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कीजिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिन्होंने धम्म नीति को जन्म दिया। अशोक के धम्म सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी बताया जितने क्वेश्चंस, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। और भी इसमें जो क्वेश्चन है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 2-4 मिनट का समय लगेगा, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए यूनिट 10 में देखते हैं। यहाँ पे शुंग कौन थे, ठीक है। पुष्य मित्र शुंग की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए और पुष्यमित्र शुंग की शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को उल्लेखित कीजिए, ठीक। इसका एक मैं संपूर्ण वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैं खुद ये सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और जितने उसमें यूनिट है, जितने उसमें ब्लॉक हैं, उन सब को एक एक करके मैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आइए हम देखते हैं, इसमें सातवाहन वंश के इतिहास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में बस्तियों का प्रारूप कैसा था, चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मध्य एशिया से भारत आए विभिन्न राजवंशों का उल्लेख कीजिए। आइए यूनिट यहाँ पे 11 में देखते हैं क्वेश्चन, संगम युग से क्या अभिप्राय है और प्रथम 3 संगम का विवेचन कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें और जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट उसको, प्राचीन। अब देखिए जो यहाँ तक था हम लोगों ने यूनिट 11 तक देखा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसे बता दिया, ठीक है। एक इसमें इम्पोर्टेंट और है, संगम युग की अर्थव्यवस्था का विस्तार
पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सैम्पल पेपर, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आइए इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये सैम्पल पेपर 1 है, इसके साथ में और 2-3 इसमें सैम्पल या 4 सैम्पल पेपर होगा। इसको आप एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही आपका क्वेश्चन आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी ये मर्ज़ी है जिसमें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने मीडियम को ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जिस मीडियम से आपने एडमिशन लिया है उसी मीडियम से अगर आप लिखते हैं तो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें ये सैम्पल पेपर है, इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चंस पूछा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ न्यूथिक कल्चर ऑफ इंडिया। राइट, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे है कि हड़प्पा शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पा अर्बनाइजेशंस। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे, विस्तार से लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हाट वर द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, एलाबोरेट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 एटलीस्ट मैक्सिमम 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला, मौर्य राज्य के स्वरूप एवं प्रशासन का विवेचन कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया यहाँ पे, संगम साहित्य में प्रतिबिंबित समाज तथा अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इकोनॉमी एज रिफ्लेक्टेड इन द संगम लिटरेचर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पूछा गया है, 7 वाहनों के अधीन राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास पर एक निबंध लिखे। राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स अंडर द क्या है ये, तो 7 वाहन। ठीक है, अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, कुषाणों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ द कुषाणस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होता है कि इसमें कुछ छोटे छोटे जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसी में पूछे जाते हैं लास्ट में। ठीक है, उसमें कह देगा कि इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी करे, किन्हीं 4 पे टिप्पणी करे, है ना, इस तरीके से कर देगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला सिक्के और अभिलेख, दूसरा महापाषाण। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे बौद्ध धर्म। ऑप्शन में 4 वो रहेगा और उसमें 2 का आंसर आपको देना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अशोक का धम्म। ठीक, यहाँ पे ये सैम्पल पेपर फर्स्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे सैम्पल जो पेपर है यहाँ पे फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है सैम्पल पेपर 2। ठीक है, सैम्पल पेपर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, भारत का इतिहास आदिकाल से यानी कि 300 ईस्वी तक BHIC 131 का ये सैम्पल पेपर है। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने। फर्स्ट में लिख दिया जाएगा कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, मतलब कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबके अंक क्या है, समान है। यानी कि देखिए कह रहे कि नहीं 5 का आंसर देना है तो मतलब कि ये 20-20 नंबर का है। राइट, चलिए पहला यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक भारतीय इतिहास की पुनर्रचना के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का परीक्षण कीजिए। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये, भारत की पुरापाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ये इंपॉर्टेंट चुना हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं पतन से संबंधित विभिन्न मतों की चर्चा कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है पे, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक, यहाँ पे
5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की महापाषाण संस्कृतियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है कि ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखिए। और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, उत्तर वैदिक काल की आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा गया, सातवाहन राज्य व्यवस्था और एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। और 10 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया ना फर्स्ट में आगे, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से 2 का आंसर देना रहता है। हड़प्पा धर्म, दूसरा है यहाँ पे महाजनपद, तीसरा है इसमें संगम साहित्य, चौथा है कुषाण। इसको आप एकदम अच्छे तरीके से इन सब को देख लीजिएगा। सिंपल पेपर 2 वहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हम इसमें जो गेस पेपर है उसको हम देखते हैं। ठीक है। गेस पेपर में देखिए क्या दिया है, पहला कि भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का विवरण कीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। और 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भारत की पुरापाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा विवेचना कीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा लोगों की कृषि, शिल्प, उत्पादन एवं व्यापार एक निबंध लिखिए। ठीक है। और उत्तर वैदिक 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है यहाँ पे दे दिया गया है, मैंने बताया इसमें ये 4 ऑप्शन रहेंगे, 2 का आंसर देना रहता है। ठीक है। आइए यहाँ पे गेस पेपर यहाँ पे 2 स्टार्ट होता है, गेस पेपर 2 स्टार्ट होता है यहाँ से, बस यही लास्ट गेस पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें गेस किया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। और दूसरा यहाँ पे दिया, भारतीय पुरापाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा, भारतीय गैर हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पर एक निबंध लिखिए। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। हड़प्पा वासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विवेचन कीजिए। 5 नंबर पर आर्य कौन थे। और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्षेत्रीय राज्यों के उदय का वर्णन कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं एवं दर्शन का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। पहला, मेहरगढ़, हड़प्पा धर्म, महापाषाण और इंडो ग्रीक। अभी मैंने जो ये 4 आपको बताया, इसमें से 2 यहाँ पे जो सैम्पल पेपर था, 2 गेस पेपर था, बाकी और जो मैंने क्वेश्चन लाए थे जो इम्पोर्टेंट था, इसमें से अगर आप इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आप में ये पूरा गारंटी, फुल्ली गारंटी है कि आप 100 में 90% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है। तो अब ये रहा, और इसका एक वीडियो आएगा जो पूरा बुक का फुल एक्सप्लेनेशन है, उसे आप देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।